अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 9.5 ईयर्स ऑफ मोदी जी, रियलिटी ऑफ इंडिया डेवलपमेंट। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो करते वीडियो स्टार्ट। 2014 से पहले जो गवर्नमेंट रही है वहाँ पे इतना कुछ मेस्टअप हो गया कि उसको सब ठीक करने में ही एक समय लग रहा है। बीजेपी हारी तो कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं हार, ज़्यादा मेहनत करेंगे जीतेंगे। हाँ जी। ओपोजिशन हारती है तो ईवीएम मोदी जी ने हैक कर लिया है। भारत की राजनीति में आप पूरा इतिहास खोल के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति इतना पावरफुल, इतना एक्सपीरियंस नहीं है जितने आज मोदी जी हैं। और मैं बात करूं सामने वालों की तो उनके सबके टोटल भी करोगे तो मोदी जी के 10% ज़्यादा उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है जितना मोदी जी के पास है। नमस्ते मयूर जी। नमस्ते। आपका स्वागत है अन्वीक्षिकी पॉडकास्ट पे। काफ़ी धन्यवाद आपका, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपके साथ पॉडकास्ट कर सकूं। नहीं, डेफिनेटली। हम बहुत ही छोटे पॉडकास्ट है अभी, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक्सेप्ट किया पे आना। कैसा लग रहा है आपको देश का माहौल अभी? काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, हमारी लीडरशिप काफ़ी अच्छी है, तो बट ऑब्वियस है माहौल अच्छा ही है देश का। तो आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेसमैन का पॉइंट ऑफ व्यू कि देश कैसे इकोनॉमी वाइज हम लोग डेप्थ में नहीं आएंगे क्योंकि नंबर्स की बात नहीं करनी है हमें, बट मुझे एक समझना है कि एक अच्छा बिजनेसमैन कैसे देख रहा है इस देश को। और उसके पहले आपका बिजनेस क्या है, पहले आप वो बता दें तो एक दर्शकों को एक आइडिया आ जाएगा कि ये आपका एक बैकग्राउंड है और आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को बता रहे हैं। जरूर, पहले मैं मेरे बिजनेस की बात करता हूँ तो हम हैं आईपीओ एडवाइजरी। अच्छा। और वेल्थ मैनेजमेंट में वेल्थ मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि मान लो कि किसी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम पूरे प्लान बनाते हैं। मान लो एक क्लाइंट है, उसकी उम्र 30 साल है, तो हम जानते हैं कि उसकी 30 साल में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी फ्यूचर की, कितना उसका रिस्क एपेटाइट है। तो वो हिसाब से हम सारे प्लान बनाते हैं, उनको प्रोडक्ट देते हैं और बार बार वो जो उनको प्लान देते हैं उसके रिव्यूज़ करते हैं, कब प्लान में एग्जिट होना है, कौन से नए प्लान लेने हैं। तो ऐसे एक बास्केट बनाते हैं प्रोडक्ट का, और वैसे हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट जो कहें क्लाइंट के सामने हम लोग करते हैं। और दूसरी बात रही आईपीओ एडवाइजरी। भारत में बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, हम मेजरली फोकस करते हैं एसएमई आईपीओ पे। तो बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसके प्रॉफिट 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ तक है। अब वो फंड रेज करना चाहती हैं, उनके पास प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, टीम अच्छी है, प्रमोटर खुद अच्छा है, बट कहीं ना कहीं उनको इश्यू आता है कि फंड रेजिंग में। तो हम क्या करते हैं फंड रेजिंग के लिए, हम कहते हैं कि आईपीओ के थ्रू आप फंड रेजिंग करिए, इजीली फंड भी मिल जाएगा आपको, और जो एक्सपांशन करना है उनको वो इजीली वहाँ से हो जाएगा। तो वैसे हम आईपीओ एडवाइजरी और वेल्थ मैनेजमेंट दोनों साथ में चलाते हैं। सो बेसिकली आप डे टू डे बेसिस पे जो हमारे ग्राउंड लेवल पे या मेजर जो हमारे इकोनॉमी में एक उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है छोटे वे में हमारे बिजनेसमैन का, जो एक्चुअली सारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेस तो एसएमई पे ही होती है। सो आप उनसे डे टू डे बेसिस पे बात करते हैं बेसिकली जी। तो आपको एक अच्छी खबर है कि क्या माहौल चल रहा है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मोदी जी 9.5 साल हो गए हैं, मेरे ख्याल से 5-6 मंथ्स में हमारे रिजल्ट्स आ जाएंगे नेक्स्ट गवर्नमेंट के। इलेक्शंस तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने में तो एकदम फीवर चढ़ जाएगा, अभी स्टेट के इलेक्शन चालू है। आपको क्या लगता है कि इन्होंने 9.5 साल में क्या अचीव किया है, और आपको इनसे कोई कंप्लेन है या इनसे एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी है गवर्नेंस की या घटा दी है? बेसिकली आपका एक जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ। देखो ऐसी बात है कि देखो कंप्लेंट आपको सबसे होती है, परंतु क्या है कि ये गवर्नमेंट काम कर रही है जो हमें दिख रहा है काम होते हुए। कंप्लेंट की बात मैं इसलिए कम करूंगा क्योंकि पिछले गवर्नमेंट मतलब 2014 से पहले जो गवर्नमेंट रही है वहां पे इतना कुछ मेस्टअप हो गया कि उसको सब ठीक करने में ही एक समय लग रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं। और हम 130 करोड़ से ज्यादा की जनता है, तो आजकल कैसा हो गया कि लोगों को बोलना बहुत ईजी है, मोदी जी ये नहीं करे, वो नहीं कर रहे।
प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि जो बंदा अपने घर की टाइल्स ठीक नहीं कर सकता, वो लोग चाहते हैं मोदी जी 130 करोड़ का देश एक दिन में ठीक कर लें, विच इज नॉट पॉसिबल आज के डेट में। कोई समय लगता है, पॉलिसी आती है, इंप्लीमेंट होती है, ग्राउंड लेवल तक जाती है, फिर उसके बेनिफिट ग्राउंड में लोगों को मिलना शुरू होते हैं, तो इसका एक समय का प्रोसेस है। पर लोगों को क्या लगता है कि आज पॉलिसी अनाउंस हुई और रात को मुझे बेनिफिट मिलना शुरू हो गया, तो वैसे नहीं होता। हर पॉलिसी के टाइम फ्रेम होती है। जैसे बहुत सारी पॉलिसी मोदी जी ने 2015 में लॉन्च की, और सबसे बड़ा मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, वो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया मोदी जी ने 2015 में लॉन्च किया। अब तक भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हो चुके हैं। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत का है, और 108 कंपनियां भारत में यूनिकॉर्न्स हो गई। यूनिकॉर्न मतलब एक कंपनी की वैल्यूएशन हो गई 8,500 करोड़ रुपए। और आप फ्यूचर में देखोगे कि ऐसी कंपनियां आईपीओ में भी आएंगी, लिस्टेड भी हो जाएंगी, क्योंकि अब वो प्रॉफिटेबल होना शुरू हो गई है। तो और उनको बहुत अच्छी वैल्यूएशन भी मिल रही है डोमेस्टिक मार्केट से और इंटरनेशनल मार्केट से। तो ये बहुत बड़ा बदलाव आया, पर समय लगा। जो 2015 में पॉलिसी आई थी, उसके रिजल्ट हमको 2023 में दिख रहे हैं। तो ये समय लगता है पॉलिसी के बाद। तो ये हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, पर समय देना पड़ता है। तो ये है बात मोदी जी के हर जो मैं कहूँ पॉलिसी के पीछे, कि हर पॉलिसी को समय देना है। अपने समय पे वो पॉलिसी डेफिनेटली कहीं ना कहीं हिट करेगी, और उसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। बट हम तो बार बार ये सुनते हैं स्पेशली अपोजिशन से, और आई डोंट नो, थोड़े जो अपने भारत के अंदर ही जो लोग हैं, ने सेयर्स बोलते हैं उनको, वो तो कहते हैं कि इकोनॉमी तो बर्बाद कर रखी है, जॉब्स नहीं दी जा रही है, वो कहते हैं सिर्फ अडानी अंबानी की देश बना दी है, हर जगह तो अडानी खरीदता है या अंबानी खरीदता है। तो आप ये जो कह रहे हैं, ये तो बड़ा अलग कह रहे हैं। मैं Question कहूँ अच्छे कहा। भारत की इकोनॉमी, मैं डेटा के साथ बात करूंगा इसमें। यस, मोदी जी जब आए 2014 में, तब भारत का जो शेयर मार्केट का सेंसेक्स है वो था 22,000, आज हो गया 65,000, 3 टाइम्स हाई। 2013 में मार्केट के एवरेज सेंसेक्स का रिटर्न था 9.5 से 10% पर ईयर। हाँ, एवरेज जो हर साल का एक एवरेज करके आता है, आज हो गया 17 to 18%। वाह, इतना हाई हो गया है। भारत में एक्टिव जो इन्वेस्टर थे वो 1 करोड़ थे तभी, आज हो गए 3 करोड़ से ज्यादा। अच्छा। तो इतना सारा बदलाव आया। और भारत में 3 डीमैट अकाउंट 2 करोड़ करोड़ इन्वेस्ट। 2013-14 में, आज हो गए 12 करोड़। 12 करोड़। यस, 6 गुना। 6 गुना। आप समझिए, भारत में बदलाव हो रहा है, भारत की इकोनॉमिकली काफी स्ट्रांग हो रहा है। ये शब्द या ये जो डेटा है मैंने नहीं दिए, ये आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बार बार भारत के लिए एक जीडीपी ग्रोथ का डेटा बाहर करती है, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो। इंटरनेशनल एजेंसीज है बहुत सारी जो ऐसे डेटा बार बार रिलीज करते हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो। पहले एसएमई आईपीओ की बात करते हैं हम लोग, पहले तो ऐसा इतना कुछ खास इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। पिछले 9 वर्षों में 500 से ज्यादा एसएमई आईपीओ आ गए, जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। ओके। सोचो, इतने छोटे छोटे इनिशिएटिव के भी इतने जबरदस्त रिजल्ट आने लगे। भारत का यूं कहूं कि मैं जो ग्रोथ था वो 1947 से लेके 2014 तक जो था, उससे कहीं ज्यादा ग्रोथ तो पिछले 9 वर्षों में हो गया। तो इतने सारे चेंजेस पता नहीं ऑपोजिशन क्यों नहीं देख पा रही है। ये मैं फील कर पा रहा हूँ, आप कोई भी लोकल इन्वेस्टर को पूछिए, वो फील कर पा रहा है। हम एक छोटी सी बात करते हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की। 2013-14 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल एयूएम था 8 लाख करोड़, और आज क्या हो गया है तो 40 लाख करोड़। ओके। इतना बदलाव। जो मार्केट कैप भारत का $1.2 ट्रिलियन था, आज वो मार्केट कैप हो गया $3.5 ट्रिलियन, 3 गुना ज्यादा। अब इकोनॉमी बर्बाद हुई है, आबाद हुई है, आप डिसाइड करिए। हाँ जी। इतने सारे बदलाव हो गए, इतना ग्रोथ हो गया, और फिर भी ऑपोजिशन ही नहीं दिख पा रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है। ऑपोजिशन नहीं देख पा रहे, उनके वोटर तो देख पा रहे हैं, वो तो इन्वेस्टर है कहीं ना कहीं। बट फिर भी कहीं ना कहीं बीजेपी जैसे स्टेट्स हार जाती है। ठीक है, 2 साल से लग रहा है कि 2 साल नहीं बोलूंगा, 2 टर्म्स ऑफ इलेक्शन से बीजेपी ने जरूर जीता है विद अ थम्पिंग मेजोरिटी, बट वो फिर क्यों हार जाती है स्टेट्स के इलेक्शन? देखो, हर स्टेट का मैं कहूँ, हर स्टेट के इलेक्शंस के डिफरेंट एक एल्गोरिदम्स होते हैं। एक तो रीजनल पार्टियां, उनके प्रति उनके लोगों का एक डिफरेंट झुकाव होता है। इसके अलावा क्या होता है कि
एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कई बार हम देखते हैं कि 5 साल या 10 साल हो गए, अब यार इन तो काम तो अच्छा कर रहे हैं, इनके फेस से हम बोर हो चुके हैं, अच्छा। तो सरकार नहीं ट्राई करके देखते हैं। हम्म। आजकल नया दौर आया फ्रीबीज का, आप हमें वोट दो ये फ्री ले जाओ, आप हमें वोट दो वो फ्री ले जाओ, वोट दो बाद में कुछ फ्री नहीं मिलता। हाँ। बीजेपी की अच्छी बात यह है कि आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती वो, फ्री कुछ नहीं मिलेगा, आप वोट दो, हम ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, आप खुद ही कमाओगे, आप टैक्स भरोगे, फिर फ्री की जरूरत ही क्यों है। तो बीजेपी ने कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज सही बात। नहीं किया, वो इकोनॉमिकली हो या तो स्पिरिचुअल हो, हर तरह अपने आइडियोलॉजी के साथ वो खड़े रहे, तो ये काफी अच्छी बात रही बीजेपी की। तो मैं कहूंगा कि इसमें पूरे संगठन ने काफी अच्छा काम किया बीजेपी के। देखो हार जीत तो जनता के ऊपर है, पर बीजेपी की अच्छी बात है कभी ईवीएम को ब्लेम कर नहीं करते हो। हाँ। अच्छी बात ये रही, बीजेपी हारी तो कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं हार, ज्यादा मेहनत करेंगे जीतेंगे। हाँ जी। ओपोजिशन हारती है तो ईवीएम मोदी जी ने हैक कर लिया है, ये सबसे पर बड़ा वो इश्यू है ऐसा भारत कभी का। कभी लगता है कि वो सरकार को ही हैक करके उधर के एमपी एमएलए इधर ले आते हैं। अब देखो ये तो राजनीति है। हाँ जी। अगर मैं ऐसी बात करूं तो पहले चुनाव से ही हम बात करते हैं, नेहरू जी को 1 वोट मिले थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 13 वोट मिले थे, तो Exactly. मैं कहूंगा पहले सबसे बड़े हैकर तो वो थे, ये तो बहुत छोटे मोटे हैकर हैं। सही बात। बहुत बढ़िया। आपने ये जो हमें नंबर्स दिए कि डीमैट अकाउंट्स जो मेरे ख्याल से 2 करोड़ से आप बोल रहे 12 करोड़ हो गए, म्यूचुअल फंड का आई थिंक 1 लाख AUM AUM 8 लाख करोड़ से 40 लाख हाँ। करोड़ हो गया। तो ये सब जो आप कह रहे हैं इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि लोग पहले तो सिर्फ एफडीआई में या एफडीज में डाल देते थे पैसा, या फिर सेविंग्स अकाउंट में डाल देंगे या एलआईसी में डाल देंगे, जो आपको एक गलती से 6-7% का रिटर्न देती थी वो। और अभी थोड़ी सी इन्फ्लेशन कम हुई है, बट पहले तो इन्फ्लेशन बहुत हाई थी, तो पैसा एक्चुअली बढ़ नहीं रहा था, वो घट ही रहा था। राइट। ये स्टोरी के बाद, क्योंकि हमारी पहली वाली जनरेशन ने तो एफडीज का आगे कुछ देखा नहीं, तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है? देखो इसके पीछे ट्रस्ट है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखा भारत ने, बहुत सारे ऐसी पॉलिसीज आई जो गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई जो इंडस्ट्रियल फेवरेबल थी, इंडस्ट्री के रेवेन्यू बढ़ने लगे, उसका प्राइस है, उसका डायरेक्ट रिफ्लेक्शन कहाँ होता है आपके शेयर प्राइस पे, वो दिखने लगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट आया कि नहीं मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रिटर्न दे रही है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रही। आज आप म्यूचुअल फंड में देख लीजिए, मैं डायरेक्ट शेयर मार्केट की नहीं बात करता, मैं म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करते हैं हम लोग। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का रिटर्न देख लीजिए, एक एवरेज स्कीम भी आपको 12 से 15% तक रिटर्न दे रही है, तो लोगों को ट्रस्ट डेवलप हो गया, हाँ यहाँ तो रिटर्न मिल रहा है, सिर्फ जरूरत है तो पेशेंस की, जो पहले नहीं थी। पहले डर था ये मतलब कि ये तो कागज है, कितना पेशेंस रखे, कल कुछ उठ गया तो कुछ हो गया तो परंतु आप देखेंगे तो 30-35 वर्षों में म्यूचुअल फंड की एक भी कंपनी बंद नहीं हुई, अच्छा। उल्टा ग्रोथ करके दिखाया, लोगों को रिजल्ट दिखाया। और 2008 में लेमन ब्रदर्स के इश्यू हुए, तभी आपने देखा होगा भारत की मार्केट डायरेक्ट 50% से गिर गई। परंतु अच्छी बात ये हुई कि जो इन्वेस्टर रहे, जिन्होंने पैसा नहीं निकाला, उनके कुछ ही वर्षों में पैसे डबल हो गए या तो उससे भी ज्यादा हो गए। तो लोगों को वहां से सबक मिला कि जब मार्केट नीचे जाती है तो इन्वेस्ट करो, निकालो मत। और यही चीज हमने कोरोना में देखी। हाँ जी। कोरोना में जो सेंसेक्स 43,000 था वो 26,000 आ गया, लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू वापस किया, 3 गुना। अब क्या हो गया 66,000 हो गया, तो लोगों ने जबरदस्त रिटर्न देखा, तो लोग समझ गए बॉस हम तो इतने साल से अंधेरे में थे, इन्वेस्ट करना चाहिए था, हम नहीं कर रहे थे। अब लोगों को ट्रस्ट आ गया तो पैसा आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं इकोनॉमी को भी पावरफुल कर रहा है। पैसा कंपनी के पास आता है, कंपनी एक्सपेंशन करती है, नए प्रोडक्ट्स बनाती है, तो जो पुराने प्रोडक्ट्स है उसको कैसे उसकी रीच बढ़ानी है वो काम करती है, ज्यादा लोगों को जॉब मिलता है, गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो इकोनॉमी को पावरफुल कर रहा है ये सब चीजें। मोदी जी जो कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं ये तो हेल्प कर रही है इनको फटाफट वहां वो तरफ जाने के लिए। तो ये जो हमने अभी देखा आजकल की डीमैट अकाउंट, पहले तो बहुत टाइम लगता था खुलने के लिए, आजकल तो मेरे ख्याल से आधा घंटा भी नहीं लगता है। हाँ। और तो एक ऐप से हो जाता है और आधार का वेरिफिकेशन हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन आई है, ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन कहे या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रोबस्ट होना कहे, तंदुरुस्त जो हो गई अलग लेवल पे, ये आपको क्या लगता है कहाँ से पुश मिला? पहली बात। ओके। और दूसरी कि आपको अभी इसका ये और क्या इम्प्लीमेंटेशन लगता है, क्योंकि आधार एक चीज़ हुई और अभी हम शायद आगे ई पासपोर्ट्स देखेंगे या एक्सेट्रा जो भी है, तो आपका क्या कहना है? देखो मुझे इस बिजनेस में 12 से 15 साल हो गए,
और मैंने देखा कि पहले डीमैट अकाउंट खुलवाना जब पड़ता था तो हमको लगते थे 30 दिन से कम 30 दिन से ज़्यादा 2 महीना। अच्छा, इतना टाइम इतना लगता समय लगता था। आपको 50 सिग्नेचर करनी पड़ती थी और क्लाइंट की 50 में से 5 सिग्नेचर गलत हुई तो वापस फॉर्म भरो। ओके। इतना सारा इश्यूज हुआ करता था, क्लाइंट थक जाता था, छोड़ो यार कौन इन्वेस्ट करेगा। अब क्या हुआ, 10 मिनट में डीमैट खुल जाता है, 11वें मिनट पे आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। हाँ। तो इतना सारा जबरदस्त बदलाव आ गया। तो लोगों ने, और इसमें क्या हुआ कि जो मिडिल मैन थे, मैं कहूँ उनको समय मिल गया और नए क्लाइंट्स को अवेयरनेस लाने के लिए। पहले क्या होता था, एक फॉर्म भरने के लिए क्लाइंट के पास जाता था बंदा, यहाँ से जाने का 1 घंटा, फॉर्म भरने के 2 घंटे, वापस आने का 1 घंटा, एक क्लाइंट के पीछे 5-6 घंटे चले जाते थे। उसको समय ही नहीं मिलता था कि और क्लाइंट को मैं कैसे लाऊं, क्योंकि एक क्लाइंट ही 5-6 घंटा खा जाता है दिन का। अब क्या हुआ, क्लाइंट को फोन करो, उसके आधार पैन वो लिंक हो जाते हैं, डीमैट 5-10 मिनट में खुल जाता है और 11वें मिनट पे बोलता है सर ट्रांजेक्शन शुरू करो। अच्छा। ये इजी हो गया, तो बेस्ट है ज्यादा भाई। क्लाइंट्स जुड़ने लगे। तो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा किया हमारे जीवन में, आपके मेरे या तो सबके जीवन में अच्छा किया, इवन ऑपोजिशन के जीवन में भी अच्छा किया, वो बोल नहीं रहे। जरूर, क्योंकि अभी आपने जो कहा 11वें मिनट पे ट्रांजैक्शन शुरू हो जाते हैं, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान है। ऑफ कोर्स। तो यूपीआई का जो अडॉप्शन हुआ वो कहीं ना कहीं हमने शायद 2016 में जो आई थिंक आज 8 नवंबर है जो ये शूट हम कर रहे हैं, आज वो एनिवर्सरी हो गई एक तरीके की जी। देखिए 8/11/2016 को हुआ था डीमोनेटाइजेशन। Perfect. तो एक तरीके से ये डीमोनेटाइजेशन एनिवर्सरी मना रहे। उधर उसके बाद हमने एक देखा कि एक फोर्सफुल बोले या एक अडॉप्शन हो गई और बाद में लोग समझ गए कि हाँ ये सेफ भी है, तो उसके बारे में कुछ कह सकते हैं? यूपीआई की अचीवमेंट भारत की इतिहास में लिखी जाएगी। हर एक मिनट में 2.5 लाख ट्रांजेक्शन होते हैं हर महीने में। लास्ट मंथ का आप डेटा चेक करना, लास्ट मंथ में 25 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए एक महीने में यूपीआई से। जितना यूएस का पॉपुलेशन है ना, उतने ट्रांजेक्शन हम लोग एक महीने में कर देते हैं। ये भारत के लिए इतिहास में लिखा जाने वाला एक काल होगा। या कहे डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है तो यूपीआई। एक बार आपका जब ऐप ओपन कर दो, एक पासवर्ड डालो, 2 क्लिक करो और 10 सेकंड में ट्रांजेक्शन कंप्लीट। इतना फास्ट ट्रांजेक्शन जिस कंट्री ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट किया वो भी नहीं कर पाया, वो भारत ने कर दिखाया। वही जो हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने यही कहा था ना कि आप कैसे एक गरीब आदमी को दिखाएंगे। और आज देखिए बच्चे लोग जेरोक्स पे जाके 1 रुपए का भी पेमेंट करते हैं, तो यूपीआई से करते हैं। केला खरीदते हैं कोई गरीब आंटी से तो भी वो पेमेंट कर देंगे। इवन इनफैक्ट मैं भी वो करता हूँ। सो हाँ, यूपीआई हर जगह एक्सेप्ट होने लगा। इसमें अच्छी बात क्या है मालूम है आपको? पहले हम छोटे मोटे इन लोगों से सामान खरीदते थे, आप पैसा देते थे, उसका कोई हिसाब नहीं था, वो ब्लैक था व्हाइट था, मैं कुछ नहीं कहूंगा। आज यूपीआई से जो पेमेंट करे हो तो व्हाइट हो गया बाय डिफॉल्ट। तो ट्रांजेक्शन छोटा तो छोटा सही, छोटा ट्रांजेक्शन तो व्हाइट हो गया आपका। तो सोचो इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा जब महीने में हम 30 करोड़ ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि इतना बड़ा स्टेप भारत ने लिया है और हम इसमें सक्सेसफुल रहे। आज आप देखने जाओ तो विश्व की बहुत सारी कंट्री ने इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया कि हमें भी यूपीआई के बारे में जानना है, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो फ्यूचर में आप देखोगे बहुत सारी कंट्री यूपीआई यूज करना शुरू कर देगी। आई थिंक 50+ ने इंटरेस्ट दिखाया। यस, इवन G20 जो अभी हुआ था उसमें मोदी जी ने यूपीआई के बारे में काफी प्रचार किया और आपको इसका फ्यूचर में इम्पैक्ट दिखेगा भी जरूर, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं कि यूपीआई टेक्नोलॉजी पूरे विश्व यूज करे और उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मैं तो कहता हूँ कि फ्यूचर में आप, या तो मैं कहूँ अभी भी पता नहीं मुझे, आप देखोगे रास्ते पे जो भीख मांग रहे हैं वो भी यूपीआई कोड लेके खड़े रहेंगे, सर ऐसा नहीं है तो हमें यूपीआई पेमेंट, डिजिटल पेमेंट कर दीजिए जो भी है। आई थिंक दैट्स नॉट वेरी फार। ऑफ कोर्स पता नहीं हो भी क्या होगा, तो हम बात कर रहे कहीं होगा, हमें तो पता नहीं, भारत इतना बड़ा देश है। कभी कभी कोई कॉमेडी रील में आ जाता है कि वो क्यूआर लेके बैठा है। हाँ, तो नवाज नोट क्यूआर कोड। एग्जैक्टली, शादी में लोगों ने क्यूआर कोड, वो जो रिसेप्शन होता है सऊदीया वालों ने मेरा शादी में क्यूआर कोड करिए पेमेंट आ जाएगा। शादी में भी रखा। शादी में ये भी। मैंने पहली बार देखा है। ये इसी में क्योंकि यूपीआई डीमोनेटाइजेशन सब अपनी अपनी जगह पे, बट ये जो डीमोनेटाइजेशन के पहले जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके अराउंड क्रिएट किया गया था, जैसे जनधन अकाउंट्स खुलवाए, आई थिंक, आई डोंट नो कि पहले के फिगर्स क्या थे इन टर्म्स ऑफ बैंक अकाउंट कवरेज ऑफ, मतलब सब एक सामान्य
एक नागरिक के कितने लोग परसेंटेज में कवर होते थे बैंक अकाउंट से, और आज आई थिंक कुछ ही जन होंगे, मतलब हम गिन सकते हैं शायद उनको, बहुत ही मामूली नंबर्स होंगे, 99% प्लस। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी हम डेटा पे बात करेंगे। ओके 2013-14 भारत में टोटल नंबर ऑफ बैंक अकाउंट वाज ओनली 40 करोड़। अच्छा बस बस आज है 225 करोड़। उसमें से जनधन में 200 50 करोड़ से ज्यादा अकाउंट खुले और जनधन से 2 लाख करोड़ से ज्यादा की डिपॉजिट आई। बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। हाँ 2013-14 में एसबीआई का नेट प्रॉफिट 13,000 करोड़ का था, वो आज हो गया भाई 50,000 करोड़ से तो नीचे नहीं आ 50 SBI 13 से profit 50 2013-14 में था 6,700 करोड़ और आज हो गया है तकरीबन 45,000 करोड़। तो सो ऑलमोस्ट बिगर देन एसबीआई इन टर्म्स ऑलमोस्ट ऑफ नियर, प्रॉफिट। हाँ प्रॉफिट ऑलमोस्ट नियर आ गया है। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा बैंकिंग रिफॉर्म भारत में हुआ और लोग बात भी नहीं कर रहे इतने बड़े रिफॉर्म की। भारत में 2013-14 में नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के यूजर तकरीबन 3 करोड़ के आसपास थे मैक्स। आज वो 20 करोड़ से ज्यादा हो गए। लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इतने सारे सब सुविधा आपके मोबाइल पे आ गई। फिर भी नंबर ऑफ बैंक ब्रांच की बात करें तो भारत में 2013-14 में बैंक की टोटल नंबर ऑफ ब्रांच तकरीबन 1 लाख के आसपास थी और आज हो गई 1,70,000। भारत के आखिरी गांव में भी आप जाओगे ना, वहां पे भी आपको एटीएम है तो बैंक मिल जाती है। अच्छा। इतना जबरदस्त बदलाव हुआ बैंकिंग रिफॉर्म्स में, पर कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भारत में बैंकिंग रिफॉर्म हुआ ना। कोई मैं कहूँ गवर्नमेंट से एक्चुअली इनिशिएशन आना चाहिए कि बैंकिंग में इतना सारा रिफॉर्म किया, कोई बात ही नहीं कर रहा है उसके बारे में। प्लस जो इतने फ्रॉड्स होने लग गए थे बीच में एनपीएस वाले, Exactly. तो उसमें जो इंसॉल्वेंसी बैंक कोड जो लाए थे आईबीसी बोलते हैं उसको, हाँ। सो वो भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जो आई थिंक लास्ट इलेक्शंस के पहले ही आया था। हाँ राइट, बहुत सारे बदलाव हुए बैंकिंग रिफॉर्म्स में। जैसे जो मैं आपको बात करूँ फिक्स डिपॉजिट जो पहले हम करते थे, मान लो बैंक को कुछ हो गया तो उसमें मिनिमम जो इंश्योरेंस गारंटेड था वो 1 लाख रुपए का था, वो 5 लाख तक कर दिया। तो गवर्नमेंट ने आपको ज्यादा सिक्योर कर दिया कहीं ना कहीं। तो काफी रिफॉर्म्स हुए बैंकिंग सेक्टर्स में। जो रिफॉर्म्स हुए पिछले 9 वर्षों में वो शायद से बहुत कम सेक्टर्स में इतने रिफॉर्म्स हुए जितने बैंकिंग सेक्टर में हमने देखे हैं रिफॉर्म्स। और यूपीआई तो कहीं ना कहीं बैंकिंग का पार्ट है। बैंकिंग का काम को उसने बहुत सारा इजी कर दिया। आपको 10,000 रुपये भेजने हैं, पहले चेक दो, ये करो वो करो, आज सुबह 10 सेकंड में आपको 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो बैंकिंग के काम को और सरल कर दिया यूपीआई ने। तो बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडिया में काफी जबरदस्त हुए। स्पेशली पहले लोग ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक आईएमपीएस और एनईएफटी करते थे, जो भी बहुत एक लंबा प्रोसीजर था क्योंकि पहले आप बेनिफिशियरी रजिस्टर करते थे, फिर आप मेरे ख्याल से उसमें लॉग इन करो, फिर कोड डालो, फिर ओटीपी डालो, ये सारी चीजें थी। इसमें स्कैन करो, अपना 4 डिजिट का कोड डाला, हो गया। और आपका 1 रुपए से लेके 1 लाख तक का आपका पर डे का है। प्लस आप किसी को भी दे सकते हैं। पहले एनईएफटी को तो सिर्फ बैंक मतलब एक मेजर बिजनेसेस ही यूज करते थे। ट्रू। सो ये आई थिंक सबसे बड़ा है। चलो अभी थोड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से थोड़ा हटते हैं। इंडिया में सिर्फ डिजिटल रिफॉर्म थोड़ी हुए हैं। इंडिया में हाईवेज जो एक अलग लेवल का पेस पे चल रहे हैं, प्लस उसकी क्वालिटी अलग लेवल पे जा चुकी है। ये तो सिर्फ एक बात हुई। आपकी जो दूसरी सारी चीजें जैसे आपकी जो हर घर जल योजना, जो आपके टैप वाटर की जो कवरेज है, टॉयलेट की जो कवरेज है, तो सिर्फ डिजिटल या रोड की बात नहीं कर रहे हम। हर घर में एक सुविधा मिले हर महिला को कि उनके घर में सीधा पानी आता है। दूसरा उनकी सैनिटरी या सैनिटेशन के ऊपर उन्होंने जो ध्यान दिया है तो उसके ऊपर भी काम हुआ है। तो ये जो होलिस्टिक काम हुए हैं उसमें आपको क्या लगता है कि एक्चुअल क्या है? हमें तो बताते हैं कि ऑलमोस्ट सब कवर हो चुका है, रियलिटी क्या है? नहीं ऑलमोस्ट आप देखने जाओ भारत के हर क्षेत्र कवर हो चुका है। हर काम में आप कहीं गांव में जाओ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ। पहले हम गांव में जाते थे तो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता था? एकदम कुछ घर होते थे, बाहर एक पीपल का पेड़ होता था, नीचे लोग बैठे होते थे और उसमें बीड़ी बीड़ी फूकते रहते और कुछ नहीं था। अब गांव का माहौल भी चेंज हो गया है। गांव तक लोग यूपीआई यूज कर रहे हैं। गांव में टॉयलेट बन गए। मैं आपको बताऊंगा, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, मैं कच्छ से बिलोंग करता हूँ। मैंने वैसे दिन देखे हैं कि रात को वहाँ पे औरतें जाती थी क्योंकि दिन में नहीं जा सकती, उनको शौच करना होता तो रात को जाती थी। अच्छा। क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं। तो ये सब अब बन चुका है। ये वाकई में हमने अपने नज़र में देखा है। गुजरात में पहले बन गया क्योंकि मोदी जी वहाँ पे सीएम बने, तो उन्होंने तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर दिया है।
पर भारत में बहुत जगह पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं थे जो आज हो गए। आज आप भी कहीं घूमने जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, या तो आप अपने गांव में भी जाते होंगे, तो आपने बदलाव देखा होगा इतना बड़ा कि पहले जो था और अब है उसमें काफ़ी फ़र्क आ गया है। तो ये बहुत कुछ बदलाव हमने पहले भी देखा था और आज भी देख रहे हैं, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बदलाव दिखेंगे। तो ये तो है कि काम हो रहा है, हमने देखा है काम होते हुए। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट था और सर ने काफ़ी एक अच्छे आंकड़े हमें बताया, या एक जो एक परफॉर्मेंस चल रही है इस गवर्नमेंट की, उसके बारे में सर ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। लेकिन यकीन माने इस चीज़ को हम बोल सकते हैं कि पहले के जो हालात थे ना, सर जैसे बता रहे हैं कि कुछ करोड़ में थे, लेकिन अब तो कोई 100 करोड़ हो गया, कोई हज़ारों करोड़ में, लेकिन सर अभी ना करोड़ों से नीचे आ ही नहीं रहा है। कोई लाखों में बात करे, कोई हज़ारों में बात करे, कोई 100 में बात करे, ये तो भाई कुछ सुनने को हमें मिले ही नहीं, इतना हमने पॉडकास्ट देखा है। उन्होंने बोला कि 1000 करोड़ के लिहाज से हमें एक फ़ायदा हो रहा है कि एक हमारा जो डिजिटल इंडिया है ना, वो ऐसे आगे बढ़ रहा है, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। अब देखें कि सबसे पहले हम इधर बहुत ज़्यादा तंगी होती है, हमें कोई चीज़ मंगवानी होती है, कोई घर के लिए कोई कार की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन भाइयों के साथ बात होती है या किसी के साथ बात होती है तो वो बोलते हैं कि हमें हर तरह की एक एप्लीकेशन दे दी गई है कि आपने कोई आधार कार्ड बनवाना है, आपने कोई कार मंगवानी है, या आपको घर का कोई भी सामान मंगवाना है, आप वहाँ पर ऐप पर लिखें, आपको 10 मिनट में आपके घर पहुँच जाएगा। भाई ये होता है डिजिटल चीज़ें, या इस तरह से आगे अपने देश को लेकर जाना, इसी चीज़ को हम चाहते हैं कि भाई हर तरह से एक माहौल हमें ऐसा मिले। लेकिन इंडिया को मिल रहा है, वो हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी हमारी साइड ये चीज़ें नहीं है, तो हम देख रहे हैं। बाकी इसमें कोई शक नहीं। आप देखो ना, एक देश होता है वो एक खुद अपनी अचीवमेंट एक हासिल कर लेता है, लेकिन जब एक अदर कंट्री उसकी डिमांड करते हैं ना, तब जाकर एक आपकी कामयाबी का पता चलता है। क्योंकि हमने G20 देखा था, उसमें भी भाई पीएम मोदी ने अपना एक काफ़ी डिजिटल इंडिया के बारे में लोगों को बताया था, एक कंट्री को, क्योंकि उधर सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कंट्री आई हुई थी G20 में। अगर वो ये चीज़ें अचीवमेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी ये चीज़ें बोली भी है कि हम ये चीज़ ज़रूर अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत बेहतर काम है और हमें एक इसको अचीवमेंट करना चाहिए खुद भी। अब फ्रांस ने तो ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर भी रहे हैं, हाँ, तक कि फ्रांस में कुछ जगह चलता भी है जहाँ पर वो उनका अल्फा टावर नहीं है, उधर वो चीज़ चलती है। आप मतलब कि स्कैन करें और हर चीज़ एक मतलब कि आपको टिकट वगैरह आपकी ओके हो जाती है, वो एक पैसे मतलब कि एप्लीकेशंस के ज़रिए ही काट लेते हैं। लेकिन इधर जो एक मिडल ईस्ट का एक है ना, वो सबसे मुश्किल काम है कि मिडल ईस्ट इस चीज़ को मतलब कि अचीवमेंट करे, क्योंकि मिडल ईस्ट इधर हमारे सरकार जाते हैं एक मतलब कि पैसा लेने, तो इन्होंने भी वो एप्लीकेशन बना देनी है, हाजा भी मार स्कैन इधर बैठे बैठा। इधर तो वो जाते हैं को वो बना बनू कर चाय चू पिला कर भेज देते हैं पीछे से। लेकिन जब ये चीज़ें आ जानी है भाई, इधर से शबाजे नवाजे ने ऐसे जाना है ना जैसे एक स्वभाव का काम होता है, इन्होंने एप्लीकेशन ऐसे हाथ में पकड़नी होनी है कि मार भाई इसको स्कैन अभी बैठे स्कैन करना सर जी, स्कैन करना, मीडिया के ऊपर ही इन्होंने बोल देना है स्कैन। आप पीएम मोदी जी की मैं देखता हूँ कि वो काफ़ी एक इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, डिफरेंट मतलब सिटीज़ या रियासतों में जा रहे हैं, और अच्छा इस्तकबाल भी उनकी जो है ना वो स्पीचेस भी काफ़ी सुनने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे ना आप ज़रूरत है जो आप मतलब 3-4 मंथ या अगला जो एक मतलब हाइपर थोड़ी क्रिएट होगी इलेक्शन की, एक दफ़ा जो है ना वो बहुत कुछ आपको नज़र आएगी, तो वहाँ पे इस तरह के जो गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटर हैं या जो मतलब जो फील्ड के अंदर रह के सारी एक मतलब चीज़ों को देख रहे हैं, एक मतलब हर चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है कि हमने कहाँ कहाँ पे बदलाव किया, और ये बदलाव जनता को नज़र भी आया और जनता उससे फ़ायदा भी उठा रही है, ये चीज़ भी है। लेकिन उसको मज़ीद जो है ना वो ऐसे पॉडकास्ट के थ्रू या एक मतलब न्यूज़ चैनल्स के थ्रू या इस तरह करके ना दिखाना। आप देखो ये इतना प्यारा उन्होंने पॉडकास्ट किया है, और इसमें उन्होंने एक डिजिटल इंडिया के ऊपर आ जाए, रोड्स के ऊपर आ जाए, या गाँव में जो मतलब एक फैसिलिटीज़ आगे उन्होंने दी हैं, या एक गाँव में जो मतलब एक टाइम था बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लेशन थी एक इंडिया में या ओवरऑल या आगे, लेकिन वो अब स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कम हो रही है, और कम हो भी काफ़ी तेज़ी के साथ रही है।
तो ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो हमें लग रहा है शायद वहाँ पे करते भी होंगे और मतलब बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो मतलब एक हाइपर सा क्रिएट किया हुआ है कि पता नहीं इलेक्शन में क्या बनेगा। लेकिन हमें तो यही लगता है जो हम इधर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि पीएम मोदी जी को कोई जो है ना वो मुश्किल नहीं आनी चाहिए यार। पीएम मोदी को कोई कैंपेन की जरूरत भी नहीं जरूरत है, जितनी उन्होंने अचीवमेंट हासिल की है ना। अब हर बंदा देखो ना एक देखता है कि काम को देखता है, जो कि एक इंडिया में इतनी मतलब कि हुई है यार। आप एक्सप्रेस पर आ जाएं, आप वंदे भारत पर आ जाएं, इतनी बड़ी बड़ी और इतनी सहूलतें देख लें यार, इतनी सहूलतें यकीन करें इधर पाकिस्तान में मिल जाए तो बंदे उसको ऐसे उठाकर चलते फिरे हर बंदा, अगर ये यार। अब देखो ना इमरान खान की, अब एक बात छोटी सी बताता हूँ आपको। ठीक है, आप वो जैसा भी गंदा मंदा, यहाँ पे लोग उसके क्यों फैन हुए हैं? क्योंकि उसने कुछ कम से कम जो है ना वो 10% ऐसी चीज़ें डिलीवर की हैं जो कि एक गरीब लोग जो है ना वो चाहते थे। खासकर यहाँ पे एक हेल्थ प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी ना पाकिस्तान के अंदर, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था। उसने हर बंदे के हाथ में 5 लाख का जो है ना वो कार्ड पकड़ा दिया था कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं। एक तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, उसके अलावा उसने प्राइवेट जो है ना वो हर सिटी के अंदर जो मेन प्राइवेट 4 से 5 हॉस्पिटल थे जो कि मतलब लगता था कि इसमें अच्छा इलाज होता है, वो उसने लोगों को जो है ना वो मतलब उसकी सहूलत दे दी। ये उसके ऊपर थोड़ा सा लोगों का एतमाद हो गया। लेकिन जब उसके अलावा आप एक गरीबों की तरफ आए, जो जब सर्दियां आती थी उनको जो है ना वो उसने शेल्टर बना के दे दिए, जो मतलब किसी भी एक पॉइंट के ऊपर लारी अड्डा या इस तरह के करके, और उसके अलावा वहाँ पे रहें रात को जो है ना, जितनी देर सर्दियाँ रहनी है गर्मियाँ रहनी है, आपने उधर आपके सुकून से आके मतलब इस तरह के छोटे छोटे स्टेप जो है ना वो 12-12 हज़ार रुपया उसने गरीबों को दे। हालांकि कुछ भी नहीं, उसकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई परफॉर्मेंस कोई खास नहीं थी, जो कि मतलब एक लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आज जब उसने की हैं तो लोग देख लो 3 साल बाद उसके ऊपर आप जान निछावर जो है ना वो करने को तैयार हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं। लेकिन भाई उस साइड के ऊपर आ जाए तो भाई वहाँ पे मैं कहता हूँ एक एक पॉइंट उठा के देख ले, ये जो 1 लाख स्टार्टअप्स हैं ना यार, यही एक बहुत बड़ा बदलाव है। बंदे ने आप देखो ना काफी एक ये नहीं चीजें एक हवा में फेंकी है और हवा में बातें बता रहा है, उसने पूरे पॉइंट और पूरे फैक्ट के साथ बात फैक्ट्स के साथ पूरे फैक्ट के साथ जो एक रियलिटी है आप उठा कर देख सकते हैं। बाद औकात होता है कि बंदे आते हैं भाई ऐसे हवा में बातें फेंक जाते हैं, कुछ मतलब के ऊपर ऊपर से बातें निबेड़ते हैं। लेकिन इस बंदे ने भाई पूरे एक चीजें आप रिसर्च करें, उस चीज को देख के जो जो अचीवमेंट हुई है आंकड़े बताएं, चीजें तो ये काफी एक ना एक रिलैक्स होकर उन्होंने बात की है। काफी एक भाई अच्छी वीडियो थी और एक काफी इंजॉय करने वाली वीडियो थी। और अभी अब इलेक्शन होगा, इंटरेस्टिंग काम काफी देखने वाला है। अब हम किसी साइड पर नहीं कि यार वो एक मतलब कि उन्होंने नहीं कुछ किया, जो भी हो, लेकिन हमने भाई इंडिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी। हम तो डेवलपमेंट देख रहे हैं, बाकी अच्छी वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।